बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। इलेक्शन वक्त पर हो, बहुत बड़ी बात है। इलेक्शन साफ शफाफ हो, शायद ये अब रेलेवेंट नहीं रहा। ये बात सख्त है, तल्ख है, बहुत से लोगों को शायद बुरी भी लगे, लेकिन आज की हकीकत शायद यही है। इलेक्शन का हो जाना ज़्यादा अहमियत रखता है। इलेक्शन के अंदर कौन कौन सी जमात किस किस तरीके से हिस्सा लेगी, किस किस आशीर्वाद या ब्लेसिंग के साथ आएगी, उसका मंजरनामा आपको कुछ हद तक नहीं बल्कि काफ़ी हद तक वाज़े होता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आने वाली हुकूमत होगी किस तरह की। क्या हम दोबारा एक मखलूत और कौमी हुकूमत टाइप सेटअप देखने जा रहे हैं? अगर देखा जाए तो माजी के अंदर इस हुकूमत को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। इमरान खान साहब के वक्त हाइब्रिड रजीम कहा गया, उनके बाद आने वाली PDM की हुकूमत को हाइब्रिड प्रो रजीम कहा गया, और अब शायद ये कहा जाता है कि हाइब्रिड प्रो मैक्स की सूरत में ये हुकूमत तश्कील दी जाएगी। इस हुकूमत के अंदर शायद हर एक शामिल होगा सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ताज्जुब की बात यह है कि तहरीक इंसाफ का सीनियर एलिमेंट जो कि अब भी मौजूद है, जिसका ताल्लुक नहीं है किसी भी तरह से 9 मई के वाक़यात से या तोड़ फोड़ से या इंतशार से, क्या उनको भी मौका मिलेगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान के साथ इंतखाबात के अंदर आएँ, इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन जीत सकते हैं तो अपने जोरे बाजू पर जीतें और कम से कम एक हेल्थी ऑपोजिशन का किरदार अदा करें? लेकिन शायद ये रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ये है कि मुल्क को आगे लेकर जाना है, चाहे लंगड़ा लूला जैसा भी इलेक्शन हो उसे करवा देना है। उसकी मॉरल वैल्यू कितनी है और उसके हो जाने के बाद आने वाली हुकूमत की मॉरल अथॉरिटी यानी इखलाकी अथॉरिटी कितनी होगी, शायद ये भी रेलेवेंट नहीं है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहसीत पाकिस्तानी आप सोचते हैं, अभी रिसेंटली जब इलेक्शंस के हवाले से केस आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि कोई भी इलेक्शंस के होने पर कोई सवाल ना उठाए, ना ही ये कहे कि जी कोई इस पे इबाम है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई इबाम है, लेकिन हाँ, बहसीत पाकिस्तानी आज ये सवाल हर एक के जहन में है कि इलेक्शन जब हो जाएगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्या दोबारा एक मखलूत हुकूमत मुल्क के मसाइल का हल कर सकती है? जो सिविलियन स्पेस पिछले कुछ अरसे में इरोड हुई है और अब जो बड़ी लिमिटेड सी सिविलियन स्पेस रह गई है, उसके अंदर आने वाली हुकूमत फंक्शन कर सकेगी, जो कि दावेदार हैं आने वाली हुकूमत बनाने के और मेजॉरिटी लेने के, अपना वज़ीर आज़म लाने के, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इस लिमिटेड सिविलियन स्पेस के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कर सकती है, कितना अच्छा गवर्न कर सकती है, कितनी जल्दी खुद को लड़ाइयों में डाल सकती है? क्योंकि याद रहे कि माजी भी यही बताता है, तारीख यही बताती है कि हमारे मुल्क के अंदर जब भी हुकूमत आई, मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, तीनों दफ़ा अपनी टर्म मुकम्मल नहीं कर सके। उसमें ज़िम्मेदार फौरी तौर पर यह ठहरा देना कि मियाँ नवाज शरीफ की गलती थी, वो भी नाइंसाफ़ी होगी। जब भी लड़ाई होती है तो दोनों फ्रीकैन का हिस्सा होता है, और वो फ्रीकैन किसी से ढके छुपे नहीं है। एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क में एवर लास्टिंग जो अथॉरिटी है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की है। लेकिन आने वाला वक्त हमें क्या बताता है, इसके ऊपर एक डिस्पैशनेट तज्ज़िया हम हासिल करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद मज़हर अब्बास साहब, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। आसमा शराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब आदिल अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया आदिल आपका भी। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं आपको सिर्फ तज़ाद दिखा देता हूँ कि मई जून 2023 बिलावल भुट्टो जरदारी साहब असेंबली के अंदर खड़े होकर किसी और की नहीं, अपने किसी वज़ीर आज़म की नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि PDM के वज़ीर आज़म थे, उनकी तारीफ़ और उनकी जो सताइश है वो किस हवाले से, किस तरीके से करते थे, ज़रा देखिए। कराची को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है वज़ीर आज़म साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अपने ही वादे थे जो हमें इंशाअल्लाह ताला पूरा होते हुए नजर आ रहे हैं। और वक्त का जो हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म नहीं, शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म है, ना कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म। जिस नीयत के साथ वो काम करता है और जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूं कि मैंने इससे बेहतर जो वर्क एथिक है पहले नहीं देखा है। दिन रात मेहनत वज़ीर आज़म साहब तो कर रहा है और हम सब का जिम्मेदारी है कि हम वज़ीर आज़म साहब का हाथ है वो मजबूत करें। एक तरफ बिलावल साहब ये फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब क्या फरमा रहे हैं। उनके नज़दीक शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी कैसी थी, देखिए।
अब ये तज़ाद कोई नया नहीं है हमारे मुल्क में। जब हुकूमत चल रही हो तो हालात और होते हैं, जब आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर शायद डेगर्स ड्रॉन होते हैं और लोगों को भी यही बताना होता है। और जिस तरह ददाई साहब ने फरमाया, मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आसमा शाही साहब, आप बताइएगा, हम जिस हालत में आज खड़े हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी तासुर दुरुस्त नहीं मुझे लगता। मैं समझता हूँ, मैं ख़ुद को भी जस्टिफाइड नहीं समझता कि हम कोई बड़ी रोज़ी पिक्चर पेंट करें लोगों के आगे और जो हक़ाइक़ है वो ना बताएं। मुझे आज बताइएगा, जो हमारा तजर्बा रहा है, बेशक हुकूमत का मखलूत बन जाना वो तो पता उससे लगता है जब रिजल्ट्स आते हैं और किसी एक जमात के पास अगर वाज़े मेजॉरिटी नहीं होती, तो ऐसी सूरत हाल में आपके नज़दीक हम जिस तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से कितना मुख्तलिफ होगा? जी, बहुत शुक्रिया मुनीब। मुझे नहीं लगता कि ज़रा-सा भी मुख्तलिफ होगा, सिवाय इसके कि उस वक़्त जो एक पार्टी थी उसको उस पे करप्शन के एलिगेशंस थे और उनके लोग अरेस्ट किए गए थे करप्शन के और नैब के मामलात के अंदर। और यहाँ पे 9 मई का वाक़या है जो कि एक बहुत ही जिसने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की और पॉलिटिकल जो स्पेस है उसको बहुत ही महदूद कर दिया, बल्कि बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया। अब मुझे नहीं नज़र आता कि कोई पॉलिटिकल स्पेस जो है वो बाकी बची है। इसका ज़िम्मेदार कौन है, कौन नहीं है, ये तो शायद तारीख़ के ऊपर जाएगा और हम भी इसका फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन असल बात ये है कि 2018 के और इस वक़्त के जो मामलात हैं उसमें इसलिए ज़्यादा मुख्तलिफ वो नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक पार्टी उस वक़्त जो थी उसको स्पेस नहीं मिल रही थी, अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस नहीं मिल रही है। ये बात अपनी जगह पे बहुत अहम है कि उस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो थी वो उस वक़्त की पॉपुलर तरीन पार्टी थी और इस वक़्त जो है वो पॉपुलैरिटी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास है। मगर ज़ाहिर है कि हम उसको जब हम अमल दरामद के ऊपर आते हैं या 9 मई के बाद की सूरत-ए-हाल पे देखते हैं तो करप्शन से ज़्यादा इस वक़्त हमें टेररिज़्म के और दीगर जो मामलात हैं, जो पर्चे हैं, जो एफआईआर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों पे, उनके लीडर्स पे वो हमें नज़र आती हैं। कॉम्प्लिकेटेड कंपैरिज़न है। मैं इसका कंपैरिज़न इसलिए भी पिछले उससे जो माज़ी के इंतखाबात हैं, उसके साथ ज़्यादा बेहतर होगा करना बजाए कि इस वक़्त की जो सूरत-ए-हाल है उसके साथ करूँ। 2013 के जो इंतखाबात थे उसके अंदर भी आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो थी उसको ये शिकवा था कि धांधली हुई है और इंतखाबात शफ़ाफ़ नहीं हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये शिकवा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है उसके ऊपर उन्होंने बहुत से सवालात उठाए थे। इसी तरह से आप उससे पिछले इंतखाबात पे देखें 2008 के, उस वक़्त भी जो है वो कोई एक सियासी जमात जो है वो अदम इत्मीनान का शिकार नज़र आती थी। बावजूद इसके कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे सवालात उठाए थे। तो ये हर पाकिस्तान के 75 साल की जो तारीख़ है उसमें हमें कहीं शफ़ाफ़ इलेक्शन नहीं नज़र आता। कभी एक फ़ेवरेट होता है, कभी दूसरा फ़ेवरेट होता है, कभी एक आंक का तारा, कभी दूसरा आंक का तारा। तो इसी तरह की जो सूरत-ए-हाल है वो चलती रहती है। मतलब 9 बाद मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रही हूँ मुनीब के जी, मेरा ख्याल है कि एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के तौर पे मैं नहीं कंपैरिजन कर सकती उसको इस वक्त की सूरत-ए-हाल में, क्योंकि बिल्कुल 9 ठीक मई है। के वाक़यात थे वो कतई तौर पर सियासी मामलात नहीं थे, वो सियासत से बहुत आगे की बात थी जिसका खमियाजा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत भुगत रही है, पाकिस्तान की सियासी जमातें भुगत रही हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्पेस भुगत रही है और उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा ख्याल है कि ये अब एक डिबेटेबल बात हो डिबेटेबल बात है, बिल्कुल ठीक। अच्छा मदद साहब, ये बताइएगा सर, आपके नज़दीक ये अब अगर कोई चीज़ कॉमन है तो जो आसमा शाही साहबा ने कहा है वो है आँख का तारा, वो फिर कोई भी बन सकता है, जो एक कॉमन फैक्टर है। तो इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून बेशक इस तासुर से जान छुड़ाने के लिए वो बार बार कहती है, मियां नवाज शरीफ साहब बार बार जिक्र अपने दौर का करते हैं जिसमें उनके खिलाफ जब वो ज़ेर अताब आए और फिर उनकी हुकूमत ख़त्म की गई। कॉमन फैक्टर शायद यही है कि आँख का तारा होना, बट सवाल ये है कि ये आँख का तारा बनते बनते जो भी इस दफ़ा होगा उसका नतीजा हमारा मुल्क किस तरह से, क्या उसका मुतहम्मिल होगा, क्या जो एक मखलूत हुकूमत क्या किसी भी सूरत में सामने आएगी माइनस पीटीआई और इवन माइनस पीटीआई सेनर एलिमेंट, उसकी अखलाकी हैसियत क्या होगी, वो मुल्क को आगे ले जा सकती है आपके नज़दीक? जी शुक्रिया मुनीब। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क को आगे ले जा सकती हैं, बल्कि हम पीछे जा रहे हैं। हम सियासी तौर पे पीछे जा रहे हैं, हम अपनी सोच समझ में पीछे जा रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो बहुत ही नेगेटिव हो गई है। इवन अगर मैं कहूँ कि हमारी टेलीविज़न में मीडिया की जो पोलराइजेशन है उससे मज़ीद लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन भी फैल गया है, गुस्सा भी है
कि हम उनको सही सूरत हाल नहीं बताते। हम एक पोजीशंस ले लेते हैं, इतनी पोलराइज पोजीशन ले लेते हैं, जो जिसका हामी होता है वो उसके साथ जुड़ जाता है। देखिए, यही बेसिक सवाल ये है कि किसी की आंख का तारा मैं क्यों हूँ। मैं बुनियादी तौर पे अगर डेमोक्रेसी पे बिलीव करता हूँ, पॉलिटिक्स पे बिलीव करता हूँ, तो मैं सिर्फ अवाम की आंख का तारा होना पसंद करूंगा। इसके अलावा जो भी कोई तीसरा फरीक अपनी आंख का तारा मुझे बनाने की कोशिश करेगा, वो दरअसल निगेशन होगी डेमोक्रेसी की। और यही हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया रहा है। 2018 में कोई आंख का तारा, 2024 में कोई आंख का तारा। और सिर्फ यही नहीं होता, जो 2018 में आंख का तारा होता है वो 2024 में जो है वो गद्दार ठहरा दिया जाता है। जो उस वक्त आंख का तारा नहीं होता वो उस वक्त का गद्दार होता है। तो हमने वक्त के साथ साथ अपने गद्दारों और वफादारों में जो है वो फर्क मिटा दिया है। आज अगर जिस तरह अभी आसमा कह रही थी कि अगर 9 मई के अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाक़यात हैं तो उसमें पूरी पार्टी तो मुलव्विस नहीं है, तो उसकी सज़ा पूरी पार्टी को क्यों दी जाती है। इसी तरह हमने कराची में भी इसी तरह की सियासत देखी। तो हमारे यहाँ सियासत बहुत प्रेडिक्टेबल होती जा रही है। हमारे यहाँ इलेक्शंस बहुत प्रेडिक्टेबल होते जाते हैं। हमें पता है कि इस वक्त कौन सी जमात आ सकती है इस वक्त। और ये जो हम राय बनाते हैं, ये किसी की परफॉर्मेंस की बेस पर नहीं बनाते, जो कि सबसे बड़ा होना चाहिए डेमोक्रेसी में। हम बनाते हैं कि कौन किसकी आंख का तारा अब है और कौन किसकी आंख का तारा नहीं रहा। इसकी बुनियाद पर हम अपना बयानिया बनाते हैं, और यही सबसे बड़ी निगेशन है डेमोक्रेसी की। तो इस वक्त जो सूरत, ऐसे में सियासी इस्तेकाम मुल्क में कैसे आ सकता है? बिल्कुल ठीक है कि आप इतनी ऑब्वियस चीजें करेंगे। कैसे कौन सी हुकूमत, जो भी जमहूरी बुनियाद पे इलेक्शन में हुकूमत आती है वो कौमी हुकूमत होती है। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ कौमी हुकूमत का जिस तरह मिस इंटरप्रेट किया जाता है उसका कॉन्सेप्ट कि जी सारी जमातें हों तो कौमी हुकूमत हो। क्यों? अगर लोगों ने किसी एक जमात को 2/3 मेजॉरिटी दी है तो मैं उसको कौमी हुकूमत क्यों ना कहूँ? बिल्कुल ठीक। मेरे नजदीक वही कौमी हुकूमत है जो अवाम के मुंतखब वोटों से मुंतखब होके। ये आपने दुरुस्त बात कही है कि हम समझते हैं कि सारी जमातों का इकट्ठा हो जाना या हर एक को छोटा छोटा शेर आना वो कौमी हुकूमत है। ये देखिए बहुत बहुत बेसिक सी चीज है मुनीब, कि एक पार्टी, असल में ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी की जरूरत है कि भाई एक पार्टी इवन उसके पास थिन मेजॉरिटी हो, उसको राइट होता है हुकूमत करने का। आपने दुनिया में मिसालें हैं, हिंदुस्तान की मिसालें हैं, बरतानिया की मिसालें हैं कि एक वोट पे गवर्नमेंट जो है वो पूरे टेन्योर कंप्लीट करती है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ ये कहना ही गलत है कि हमारे यहाँ जी अभी तजुर्बा। भाई आप तजुर्बा पैदा करें, एक जमात मुंतखब होकर आती है, आप उसको 5 साल हुकूमत करने दें। अच्छी है बुरी है, हमारे तजर्बे सर और तरह के ना। मैं जरा इसको थोड़ा इस टॉपिक को मजीद जरा खोलना इसलिए चाहता हूँ कि आदिल, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, ये जरा एक मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस क्यों आए हैं। अब वो वापस अंडरस्टैंडिंग से आए, जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब फरमा रहे हैं, सुनिएगा। नवाज शरीफ आए इसलिए हैं कि वो जमात से बालातर होकर वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इसलिए नेशनल हुकूमत का हिस्सा बनाना चाहते हैं। भले हमें उम्मीद है कि हम 130 से नेशनल असेंबली की सीटें ज़्यादा ले रहे हैं, इसके बावजूद भी हम नेशनल हुकूमत बनाने को तरजीह महज इसलिए दे रहे हैं हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को कौमी धारे में शामिल रखना चाहते हैं। अच्छा, ये बात आदिल मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि बेशक हम 130 से ज़्यादा सीटें PMLN ले रही, लेकिन मियाँ साहब आई इसलिए कि वो कौमी हुकूमत बनाएं। अब चले, कौमी हुकूमत की वजह से दुरुस्त बात कही मज़हर अब्बास साहब ने कि हम गलत तशरीह करते रहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि क्या ये जो 130 सीटों की बात मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं वो वाकई ले जाएँ, इससे 5-10 ज़्यादा ले जाएँ? क्या वो फेयर एंड स्क्वायर सीटें लेके जाएंगे, या उसमें यह होगा कि भाई एक फरीक तो बेशक अपनी गलतियों की वजह से, अपनी हिमाकतों की वजह से, अपने जुर्म की वजह से उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर हो गया मैदान से, लेकिन वैल्यू होगी उस जीत की जो कि मुस्लिम लीग नून अपने नाम करने जा रही है? अच्छा, देखिए मुनीर साहब, इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरा ये ख्याल है कि हम पहले तो जब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं तमाम के तमाम कंट्रोवर्शियल थे या फिर उनके ऊपर एतराज़ात उठाए। मसलन पीपल्स पार्टी ने 2013 को RO का इलेक्शन करार दिया।
पीटीआई ने हल्के खोलने की बात की। 18 के अंदर जो है वो हम सबको पता है कि आरटीएस का इलेक्शन कहलाया, वो आने वाले इलेक्शन पे पहले से प्रेडिक्शंस हो रही हैं, लाडला प्लस का नाम दिया जा रहा है एंड सो ऑन। देखिए, कौमी हुकूमत मेरी दानिश के मुताबिक, देखिए ये बात दुरुस्त है, ठीक है कि जिसकी अगर मेजॉरिटी है, चाहे वो थिन मेजॉरिटी है, वो बेशक गवर्नमेंट बना ले, लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना कि जब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आप अंदाजा लगा लें कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हमारी उन लोगों की डोमिनेंस ज्यादा है जिनका ताल्लुक लाहौर से, इस्लामाबाद से और आप कह सकते हैं कि फिर कराची से किसी हद तक है। सो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस किस तरह हुए हैं और किस मजबूरी के तहत छोटी जमातों को जो है वो बड़ी जमात के साथ शिरकत करनी पड़ती थी, चाहे वो इमरान खान साहब के लिए मैनेजमेंट की जाती थी या मियां साहब के लिए मैनेजमेंट की जाती थी या किसी और के लिए मैनेजमेंट की जाती थी। सो कौमी हुकूमत अल्टीमेटली मेरे नजदीक वही होगी जिसमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन मौजूद हो और उनकी छोटी जमातों की भी उसके अंदर शिरकत हो, क्योंकि जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो पंजाब में ज्यादा सीटें होने की वजह से इस किस्म का है कि कभी भी जो है वो छोटे सूबों से उस तरह रिप्रेजेंटेशन आके पाकिस्तान को लीड नहीं कर सकती अगर वो पंजाब के साथ मैनेजमेंट अपनी ना करे। तो मेरे नजदीक तो कौमी हुकूमत वही होगी जिसमें छोटी जमातों को भी शेयर दिया जाए और उनको उसका हिस्सा बनाया जाए। अब उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझते हैं कि मियां साहब चाहते हैं कि तमाम मुल्क से तमाम जमातें जो उनके साथ ऑन बोर्ड आना चाहती है उनको मिला के उनकी जीत के साथ फिर कौमी हुकूमत बनाई जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये कौमी हुकूमत की तशरीह यही बनेगी। क्योंकि अगर आप पंजाब से समझते हैं कि लीड लेकर आप गवर्नमेंट बना लेंगे, तो फिर ये तो पहले भी होता रहा है ना, इसको इतनी नई बात नहीं। और इसकी एक एग्जांपल हमें मिलती है 13 में, आपको याद होगा जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो पीटीआई की गवर्नमेंट को मौलाना साहब गिराना चाहते थे, लेकिन गालिबन मियां साहब ने कहा कि नहीं, हम वहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अगर उनका मैंडेट है तो उनको करने दें। और वहां पर फिर ये हुआ कि वही हुकूमत बाद में जो है वो फिर वफाक तक किस तरह पहुंची, ये सब हमने देखा। बलूचिस्तान के अंदर मियां साहब ने जो है अपनी गवर्नमेंट उनकी गिर गई थी और उसके बावजूद भी उन्होंने कोशिश की कि मालिक साहब को, यानी मालिक साहब की वजह से आपको पता है कि सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब कितने नाराज रहे, तो बलूचिस्तान के अंदर भी ये सवालात उठते रहे। फिर एमक्यूएम के साथ जो होता है आप खुद देखते हैं कि एक कॉल जाती है और एमक्यूएम को कभी पीटीआई, कभी पीएमएलएन, कभी पीपल्स पार्टी को गले लगाना पड़ता है। सो ये हमें जहन में रखना पड़ेगा कि बड़ी जमातें किस तरह छोटी जमातों को बड़ी मछली बनके छोटी मछलियों को खाती हैं इस मुल्क के अंदर, ये हमने सारा कुछ देखा है। आदिल, इस पे बताइएगा, इस पे रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि ये जो जीत है जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून इतनी कॉन्फिडेंट है, ये हजम हो जाएगी? क्योंकि एक फरीक जैसा भी है, मैंने कहा ना, उसकी हिमाकतें हर चीज़ अपनी जगह के, उसके बगैर आप इलेक्शन जीतते हैं मुस्लिम लीग नून, क्या वो झंडा लहरा पाएगी कि देखिए जी हम अपने जोरे बाजू पर जीते हैं, जबकि लोग कहेंगे कि भाई दूसरा फरीक तो मैदान में था ही नहीं? अच्छा, असल में मसला अब ये हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया के बाद और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ना, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ गई है कि ये गवर्नमेंट जरूर बन जाएगी और शायद जीत भी जाए सीटें और उसके बाद हुकूमत आ भी जाएगी, लेकिन और शायद इस्तेहकाम लाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये प्रोपेगेंडा मुसलसल रहेगा कि ये एक जो है वो लाडला प्लस गवर्नमेंट है और इसको जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। सो वो जो अथॉरिटी है ना हुकूमत की, मेरा ख्याल है वो चैलेंज रहेगी। आप हुकूमत करते रहेंगे लेकिन वो अथॉरिटी चैलेंज होती रहेगी, मुसलसल चैलेंज होती रहेगी, और ये पहले भी होती रही। अब ये गेम ऑफ नर्व्स है। देखिए 2018 में जब आरटीएस बैठा था तो आरटीएस के बाद 3.5 साल तक जब सब वन पेज चल रहा था एस्टैब्लिशमेंट का और पीटीआई का, तो उस वक्त बावजूद इसके कि उस वक्त की ऑपोजिशन ने सड़कों पे लॉन्ग मार्च, धरने, ट्रेन मार्च, सारा कुछ कर लिया, लेकिन वो हुकूमत टस से मस नहीं हुई। पीटीआई की गवर्नमेंट बैड गवर्नेंस के बावजूद भी वो मीडिया कैंपेन के जरिए और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए जो है वो ऑपोजिशन को जवाब देते रहते थे। लेकिन इस ऑपोजिशन का प्रॉब्लम ये था कि ना तो ये अपने लॉन्ग मार्च, ट्रेन मार्च और एहतजाज के जरिए कोई असर कायम कर सकी और ना ही ये 16 महीने की हुकूमत बना के असर कायम कर सकी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, प्रोपेगेंडा वॉर अब पूरी दुनिया में जो है वो लीड करती है, इकोनॉमीज जो है वो लीड करती हैं कंट्रीज को, उनके डिफेंस को। तो मेरा ये ख्याल है कि ये ना ऑपोजिशन के दिनों में अपना मौकिफ सही तरह बयान कर सके और ना अब पावर में आने के बाद जो है वो ये बता सके। मतलब जो बात एक जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट, मैं एक पॉइंट अपना यहाँ पर आई जस्ट वांट टू मेक इट कि ये आप ध्यान में रखें कि जो 3.5 साल की गवर्नेंस के बावजूद पीटीआई ने एक नैरेटिव बनाया और निकलने के बाद भी एक नैरेटिव बनाया, वो आप ध्यान में रखें। और बैड गवर्नेंस के बावजूद वो किस तरह अपने आप को, अभी पीटीआई ये सेल नहीं कर रही कि हमने 3.5 साल में प्रोजेक्ट्स क्या किए हैं, वो ये सेल कर रही है कि हमारी हुकूमत को अमेरिका के कहने पे निकाल दिया गया। और ये जो लोग आ रहे हैं पावर के अंदर, जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं बावजूद इसके कि ये जो है वो बहुत सारा कुछ इकोनॉमी की बेस के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन ये भी इस वक्त पीटीआई के नैरेटिव के अंदर ही फंसे हुए हैं। इनके पास भी सेल करने को बिल्कुल क्योंकि 16 माह में
16 माह की बैड गवर्नेंस की वजह से इनकी भी कारकर्दगी की वजह से, और ये आपस में पार्टियां जो आपस में लड़ के बट मेरे ख्याल में शायद इनके साथ भी जो नई हुकूमत आ रही है कुछ तब्दीली इसलिए नहीं होगी कि वो भी अगर मखलूत होगी क्या होगी तो फिर उसकी डोर या उसकी जो रस्सी है या वो किसी जगह का अगर हिंज उसका होगा तो वो किसी एक ख़ास जगह होगा और वो इस्टेब्लिशमेंट के पास होगा। वो भी शायद उसी मैं अगर ये कहूँ कि उसी तलवार के नीचे हुकूमत करेगी जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत करती रही, क्योंकि जब आप बेनिफिशरी होते हैं किसी ख़ास अरेंजमेंट के तो फिर आप अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं करवा सकते। ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, तल्ख है लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर हकीकत है। मैं ब्रेक से वापस आऊँगा। इमरान खान यानी चेयरमैन PTI को उनके की हुई तमाम हिमाकतें, सियासी गलतियाँ जो भी हैं, उसकी माफ़ी क्यों नहीं मिल सकती या वो माफ़ी कैसे मिलेगी? एक ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को उनके चेयरमैनशिप से हटाने के लिए दरख्वास्त ऑलरेडी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन में गालिबन 28 नवंबर को उसकी समाअत है। तोशा खाना के केस के बाद यानी कन्विक्शन के बाद ये दरख्वास्त दायर की गई थी। अब दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त जो हालात है, और मेरा सवाल ब्रेक पे जाने से पहले यही था कि क्या चेयरमैन PTI का जो उनकी गलतियाँ हैं, ब्लंडर्स हैं जो उन्होंने किया है, उसकी माफ़ी मिल सकती है, और अगर नहीं मिल सकती तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? पार्टी ज़ेरे अताब आई, पार्टी तितर बितर हो गई, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग की लॉन्ड्रिंग हो गई यानी उनको ड्राई क्लीन कर लिया गया, कुछ लोग अभी भी हाइडिंग में हैं। पार्टी का स्ट्रक्चर ख़त्म है इसलिए क्योंकि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो पार्टी को मोबिलाइज़ करने के लिए, कैंपेन करने के लिए लीडरशिप की ज़रूरत होती है। चेयरमैन PTI खुद जेल में, वाइस चेयरमैन जो हैं वो जेल में हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परवेज़ इलाही साहब वो जेल में हैं, सेक्रेटरी जनरल इस वक्त मैं इसलिए कहूँगा कि वो हाइडिंग में है, उमर अयूब साहब उनका पता कुछ नहीं चलता, और बाकी हालत जो है, जो लोग मौजूद हैं उनके साथ पार्टी कनेक्ट करती है या नहीं करती है, डिपेंड करता है। मदरबाज साहब, मुझे ज़रा पहले आप सर बताइएगा, ये मैंने सवाल इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को है, लेकिन मैंने इसलिए सीधा पूछ लिया कि सर क्यों माफ़ नहीं किया जा सकता इमरान खान को? उसकी वजह क्या ये है कि उन्होंने जो किया वो आज तक किसी ने नहीं किया और 9 मई और किसी के खाते में नहीं डला, या ये उससे ज़्यादा है, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो बहुत ही ज़्यादा नाकाबिले माफ़ी है? मुनीब, एक लाइन सिर्फ वो पिछले सेगमेंट की जो आदिल बात कर रहे थे। देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ताल्लुक सिंध से था, लेकिन वो पंजाब के सबसे बड़े लीडर थे जी। बेनज़ीर भुट्टो को चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था। इमरान खान की पार्टी जो जीत कर आई थी तो वो चारों सूबों से जीत कर आई थी। तो हमारे यहाँ जो कौमी हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं फिर वही बात को दोहराऊंगा इसलिए कि जब बंगालियों की मेजॉरिटी थी तो वो कहते थे कि मेजॉरिटी ओपिनियन मानी जाए, नहीं मानी गई। फिर जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया तो हमने ये कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं जी मेजॉरिटी वो है। फिर हम ये कॉन्सेप्ट, असल चीज़ ये नहीं, असल चीज़ ये कि आप डेमोक्रेसी पूरे मुल्क में लाना चाहते हैं, ये उस लीडर और उस पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाए, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा बनाए कि किसी सूबे को ये फील ना हो कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। मैं अगर मजहर साहब की इजाजत से, उस्ताद मोहतरम है, मुनीर साहब अगर एक जुमला कहने की इजाजत हो। जी 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 आदिल प्लीज। मजहर साहब की इजाजत से भी। अच्छा, असल में मेरे कहने का मकसद ये था, ये हम सब जानते हैं, जिस तरह मजहर साहब ने बहुत अच्छी मिसाल दी है कि भुट्टो साहब पंजाब में ज्यादा पॉपुलर थे। भुट्टो साहब को पंजाब में पॉपुलर बनने का रीजन भी तो समझना पड़ेगा ना। भुट्टो साहब की अयूब से अटैचमेंट ने उनको जो है वो पाकिस्तान में नोन बनाया था। इसी तरह बेनजीर जो थी वो बाय प्रोडक्ट थी, वो एक रिएक्शन था जो भुट्टो साहब की पार्टी के साथ किया गया। इसी तरह मियां नवाज शरीफ जिस वक्त पंजाब के लीडर बनाए जा रहे थे, एवरीवन नोस कि कैसे उन्हें पूरे पाकिस्तान के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन वो नहीं हो सका। इमरान खान की पार्टी की भी अगर हम मिसाल देते हैं कि चारों सूबों की वो पार्टी बन के आई है, तो अच्छी तरह पता है कि किस तरह लोगों को उस पार्टी में शामिल किया गया, किस तरह पार्टियों को तोड़ा गया, तब जाके आपने चारों सूबों पे इमरान खान, नवाज शरीफ और भुट्टो साहब मुसल्लत किए थे। तो ये एक तल्ख हकीकत है हमारे मुल्क में। जी 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 अगर नेचुरल प्रोसेस हो तो कोई बलोच। चलिए मैं इसको आगे लेके चलना है। जी मुझे साहब आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा इस पे प्लीज। गवर्नमेंट बनाना और एक पार्टी की हुकूमत, दोनों में फर्क कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट बना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भुट्टो के लिए आपने बरादरी सिस्टम और इन सारी सियासत को प्रमोट किया, जिसकी वजह से आज ये सवालात उठ रहे हैं जो हम और आप कर रहे हैं। लेकिन आपका जो अभी जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये कि इमरान खान को माफ़ी क्यों नहीं मिल सकती। इमरान खान को आप माफ़ी दें ना दें, इमरान खान को फेयर ट्रायल तो दें। किसी नवाज शरीफ को आप माफ़ी दें ना दें, नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल तो दें।
प्रॉब्लम यहाँ फेयर ट्रायल का है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ की जुडिशरी इतनी पॉलिटिसाइज हो गई है, इतनी पोलराइज हो गई है कि हम जजेस को दे के फैसला करते हैं कि जजमेंट क्या आएगा। जब ये कॉन्सेप्ट, जब ये चीज सामने आ जाए ना, तो फिर मसला ये नहीं है कि उसका जुर्म कैसा है, मसला ये पिछले 6-8 महीने से 9 मई चल रहा है जी। आप मुझे बताएं कि उस 9 मई में कितने लोगों को का अब तक ट्रायल शुरू हुआ है। जब अब 6-7-8 महीने ट्रायल नहीं शुरू होता एक ही इतने सीरियस चार्ज का, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके सारे सबूत मौजूद हैं, आप हर किसी पार्टी वर्कर को उठाते हैं। ये हमने अब्दुल सकार के पीरियड में देखा है कि हर पीपल्स पार्टी के वर्कर पर अब्दुल सकार ठोक दिया जाता था। एमक्यूएम के केस में देखा मैं, हर किसी वर्कर को उठा के 22 अगस्त ठोक दिया जाता है, हर किसी को उठा के अब 9 मई ठोक दिया जाता है। चीज ये कि जो 9 मई में मुलव्विस है उनका ट्रायल करो, उन्हें सजा दें, चाहे वो इमरान खान हो, XYZ। आप उसकी बुनियाद पे एक पॉलिटिकल पार्टी को अनडिक्लेयर्ड बैन नहीं कर सकते। आप एक सियासी पार्टी को, पूरी जमात को उसकी सजा नहीं दे सकते। ठीक हो गया। ये हमें पार्टियों से, ये हमें तारीख से सीखना चाहिए और उन लोगों को सीखना चाहिए जो सब तक इस वक्त हमारे डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल ये तरीका कभी भी पायदार नहीं हुआ, कभी भी जो है उसके रिजल्ट हमें पॉजिटिव नहीं मिले। उसकी वजह से कि यू पॉलिटिसाइज एंड सीरियस इशू। बिल्कुल ठीक है। आपने 9 मई के इतने सीरियस इशू को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया कि उस इशू को अब लोग सीरियसली नहीं ले रहे। अच्छा, मैं इसको आसमा साहबा, आपके नज़दीक ये देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बारहा हम इस बात को उजागर करते हैं। अभी आपने खुद फरमाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, लेकिन उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पाबंद सलासल में है, सीरियस चार्जेस, प्लेथोरा ऑफ केसेस, वन आफ्टर दी अदर। और अब तो वो निकाह वाला मामला जो है वो भी एक नए उसकी शक्ल इख्तियार कर गया, इद्दत में निकाह वाला। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में कहा था रियासत बनाम इमरान खान, शायद ऐसे ही लग रहा है मुझे तो अब कि जो केस है उसके पीछे रियासत है। बट सवाल ये है कि फिर मदर साहब कहते हैं कि माफ़ी ना दें यार, फेयर ट्रायल दें। आप क्या कहती हैं? आप भी यही फरमाती हैं कि फेयर ट्रायल, या कोई वजह भी आपको लगती है कि इस नहज पर पहुंचने की वजह क्या है? नहीं, मैं जाहिर है कि देखिए, नहज पर पहुंचना तो बहुत ही साफ नजर आ रहा है। देखिए 9 मई जो हुआ था, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो उसमें जो इंस्टिगेशन थी या पार्टी का जो मिजाज था, असल में हमारे यहाँ यादाश्त बहुत कम है, हम सबकी बहुत कम है कि हम वो इन्वायरमेंट देखें जिसमें 9 मई हुई थी। आज तक जो माफ़ी की बात है, इमरान खान साहब का फेयर ट्रायल उनका बुनियादी हक है, वो उनको मिलना चाहिए जिस तरह से किसी भी आम इंसान को मिलना चाहिए। लेकिन क्या इमरान खान साहब को ज़रा सा भी पछतावा है कि उनकी जो 9 मई से पहले की पॉलिटिक्स थी? मसलन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ, 6 मई को ले जाती हूँ। 6 मई की रात को जो मुज़ाकरात हुए थे इंतखाबात के लिए, वो एक नहज पे पहुंच रहे थे और उनको पहुंचना था और 30 जुलाई को हुकूमत ने ख़त्म होना था। ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है और उसके बाद इंतखाबात की तरफ बढ़ना था। डेडलॉक कहां से आया? इमरान खान साहब की तरफ से आया। उन्होंने अपनी जमात को बात करने से रोक दिया, उनका मैंडेट खत्म कर दिया और कहा कि जब तक 14 मई की इंतखाबात के हवाले से बात नहीं होगी या असेंबलियां डिसॉल्व 14 मई को नहीं होंगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस डेडलॉक के बाद जो एनवायरनमेंट बनी, वो फिर 9 मई के ऊपर उसका नतीजा निकला। मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान साहब की पार्टी उसमें इन्वॉल्व थी, उसके कारकुन इन्वॉल्व उनके थे या नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं तो उन्होंने मुजम्मत नहीं की। उन्होंने कहा जी ये तो होगा, अगर मुझे आप गिरफ्तार करेंगे तो इस तरह तो होगा। और फिर आप देखिए कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इससे पहले भी जमान पार्क, उसके बाहर। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम चीजों को एक साइड पे एक नजर से नहीं देख सकते। हम सियासी लोगों को सियासत के तौर पे देखेंगे और अगर उसके अंदर कोई ऐसी सूरत हाल है जिसमें कि अमन अमान की सूरत हाल है या दहशतगर्दी या उसके और दीगर मामलात हैं, हम उसको उसकी नजर से हमें देखना चाहिए। एक ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक यहीं से शुरू कर लेते हैं और मैं आपकी तवज्जो एक और मौजू पर भी दिलाना चाहूंगा। एक ब्रेक मुख्तसर सा मैं आपसे ही शुरू करता हूं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं वक्त का मुकाबला। सर आसमा साहब, आप अपना आर्गूमेंट कंप्लीट कीजिए ताकि एक मुख्तसर सा सवाल है, मैं चाहता हूँ जरा वो भी एड्रेस हम सब कर लें।
मैं सिर्फ इतनी बात करना चाही थी कि अयूब खान साहब की वजह से नोन नहीं हुए थे भुट्टो साहब। भुट्टो साहब की अपनी एक सियासत थी, शख्सियत थी, और ऐसे इन्वायरमेंट में उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज किया जबकि पाकिस्तान के अंदर एक तवील आमरीत थी। और यही तवील आमरीत जो थी वो बाद में ज़ियाउल हक की आमरीत के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी शुरू की। तो मेरा ख्याल है कि जो पॉपुलैरिटी होती है वो पाकिस्तान में हमेशा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमातों को पॉपुलैरिटी मिलती है। इसका फायदा भुट्टो साहब ने भी उठाया, मोहतरमा ने भी उठाया, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने भी उठाया, और अब शायद उसका फायदा इमरान खान साहब भी उठा रहे हैं। तो मेरा ये थोड़ी सी जो चीजें हैं इसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, मगर उस तनाजुर में कि कम से कम इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि उन्होंने 9 मई से पहले सियासत क्या की है और 9 मई कैसे हुआ था। अगर उसकी माफी नहीं होगी, तलाफी नहीं होगी, पछतावा नहीं होगा, तो फिर माफी किस बात की होनी चाहिए। फेयर ट्रायल है, उनको फेयर ट्रायल जरूर मिलना चाहिए। माफ़ी कोई नहीं मांगेगा, और माफ़ी मांगने की जब बात की जाती है तो हमारे बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त इस बात को पसंद भी नहीं करते। बट आदिल, इससे पहले टुवर्ड्स द एंड मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि एक और भी चैप्टर था पिछले दौर का, यानी उस हाइब्रिड रिजीम में कहूँ कि वो ऐसे नए लोग क्रिएट किए गए या हो गए जिन्होंने फिर इमरान खान साहब के हक़ में और रियासत मुखालिफ ऐसी काम किए जो कि बेशक वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो। अब गुज़िश्ता रोज़ हमें बताया जाता है कि सज़ा हुई है 2 लोगों को, वो फ़ौज के अंदर पहले काम करते थे, फिर उन्होंने रिलीज़ लिया, फिर जाके अपने यूट्यूब चैनल बनाए और उसके हवाले से जो कुछ करते रहे। ये इसने कितना इम्पैक्ट किया है, और इन तमाम इस तरह के बहुत से लोग जिन्होंने फिर खैर झूठ भी बेशुमार बोला, इनको क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? अच्छा, मैं इससे पहले भी जो बात हो रही थी जरा वो मैं थोड़ा सा उस पर बात करना चाहता हूँ, फिर मैं इस पर भी आपको कमेंट कर देता हूँ। इसमें मसला ये है कि देखें, हरगिज मेरे बात करने का मकसद ये नहीं था कि भुट्टो साहब की मुकम्मल बजाय शोहरत जो है वो अयूब खान साहब थे। लेकिन अगर हमने ये जानना हो तो हम देख लें कि वो जब फॉरेन मिनिस्टर बने या वो जुल्फी जो थे वो किन की वजह से जो है वो इतने बड़े बड़े सर्कल्स के अंदर फेमस हुए, एवरीवन नोज। आपने जो सवाल पूछा है वो जो 2 मिलिट्री रिटायर्ड अफसरान के बारे में, एक तो हैरानी की बात है, देखें कि एक मेजर रिटायर्ड और कैप्टन रिटायर्ड जो है, आप खुद जानते हैं, हम सब इस सिस्टम को समझते हैं कि उनके पास इतनी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हो ही नहीं सकती, बयान दे रहे होते हैं। हम सब जानते हैं कि ये किस लेवल पर जाकर ये बातें हो रही होती हैं। अलबत्ता हेयर एंड से पे या फिर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से उनके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आती थी, सारी चीजें आती थी इंटरनल कुछ ना कुछ। अब वो 80-90% तो खैर गलती होती थी, लेकिन 10% उनका तुक्का भी लग जाता था। मेरे ख्याल है वो दोनों मुल्क से बाहर हैं, और वो दोनों जो हैं वो बेसिकली रिटायर्ड हैं, और अब शायद किसी ने शायद वहां की नेशनैलिटीज भी इन लोगों ने ली हुई हैं। तो बिल्कुल ठीक है, तो आपने इंटरपोल से लाना है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कुछ करना है, लेकिन ये इशारा है उन लोगों के लिए जो मुल्क में रिटायर्ड लोग बैठे हुए हैं और छेड़छाड़ कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा करेंगे तो उनके लिए करेंगे। अच्छा मतलब टुवर्ड्स द एंड सर, मैं आपसे जरूर कंक्लूड करवाना चाहूँगा, ये प्रोजेक्ट्स तो हमारे मुल्क में चलते रहे हैं और प्रोजेक्ट फेल होते रहे हैं, बस दिस टाइम ये प्रोजेक्ट रोग हुआ और इसने बैकफायर किया। आपको लगता है कि इससे कुछ सबक सीख लिया गया है कि जी अब ऐसा नए तजर्बे नहीं होने चाहिए? देखिए मुनीब, सबक तो सियासतदानों को मैं नहीं समझता कि वो सीखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वोट को इज्जत दो के साथ ही पूरे माशरे में नोट को इज्जत दो चली गई है। अब नोट को इज्जत दी जाती है, वोट उसी की बुनियाद नहीं, मैं सबक सारों की सर बात कर रहा हूँ, मतलब जो जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था। मैं वही मैं कह रहा हूँ, उनका देखिए, उनका वाहिद सबक ये है कि सारे प्रोजेक्ट बंद कर दें, क्योंकि पहले दिन से उनका कोई प्रोजेक्ट कभी भी कामयाब नहीं हुआ और वो उनके लिए अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो बेहतर ये है कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना होना चाहिए, इसलिए कि आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं वो एनवायरनमेंट एक खास डिसिप्लिन सिखाता है। उस एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स जो है वो उनके ओथ में है कि पॉलिटिक्स नहीं करनी। बिल्कुल ठीक। अगर आपके ओथ में यह है कि आपने पॉलिटिक्स नहीं करनी और फिर आप पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये बहुत कम होता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें वो हमेशा जो है वो बाउंस बैक करता है। और ये हमने देखा, कभी आपने IGI बना ली, कभी आपने मेहरान बैंक स्कैंडल कर लिया, कभी आपने एक चीज कर ली। तो बेहतर है कि लेट पॉलिटिशियंस डिसाइड देयर ओन फेट। राइट, ये हमारे और पॉलिटिशियन के दरमियान होना चाहिए कि हम पॉलिटिशियन को अकाउंटेबल करें। एक लंबी डिबेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये अपॉर्चुनिटी खुलनी नहीं चाहिए किसी सियासतदान के लिए, किसी सियासी जमात के लिए, कि वो वहाँ पर भी जा सकता है और वहाँ पे भी उसको कोई
उसके लिए कोई रिलीफ मिल सकता है। अगर ये दरवाज़ा ही बंद हो जाए तो फिर तो सियासतदान कहीं नहीं जाएगा ना, आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी या इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। प्रोग्राम आपने देखा जी, मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।